नमस्कार छात्राओं, हमने अपनी इससे पहले की कक्षा में कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बात की थी और हमने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को 4 भागों में विभाजित किया था। हम प्रेमचंद युग तक पढ़ चुके थे और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग पर भी हमने चर्चा की। आज की कक्षा में हम आज स्वातंत्रोत्तर युग के बारे में बात करेंगे, अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की विकास यात्रा में क्या परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के पश्चात के युग में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। लंबी यात्रा के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस युग की कहानियों को निम्नलिखित उपशीर्षकों में हम विभाजित कर सकते हैं। इन्हें उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, जिनको हम विभिन्न नाम देते हैं, जिसमें पहला नाम नई कहानी का आया। स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना का विकास हुआ। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। सामाजिक स्तर पर जातिवाद भयानक रूप धारण कर रहा था। ऐसे वातावरण में इन समस्याओं पर जो कहानी लिखी गई वो नई कहानी के नाम से विख्यात हुई। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, शेखर जोशी आदि की कहानी नई कहानी में आती है। नई कहानी के बाद हम देखते हैं कि हिंदी कहानी में दूसरा उपशीर्षक जो आया वो था सहज कहानी के नाम से। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई। सहज की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस युक्त हो। इसका ना कोई नारा और ना ही कोई आंदोलन, लेकिन यह अकेली रह गई। इस वैचारिकता को किसी का समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए सहज कहानी के रूप में कहानी बहुत अधिक विख्यात नहीं हो पाई। अगला उपशीर्षक है सचेतन कहानी। यह कहानी डॉक्टर महीप सिंह की देन है। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है, मनुष्य को समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। कहानी में सेक्स का आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इससे मुक्त है। इसमें विविधता एवं गहराई दोनों ही हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम उपशीर्षक के रूप में विचार करें सचेतन कहानी भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं हो पाई। अगला उपशीर्षक हम समानांतर कहानी के रूप में लेते हैं। इसकी अवधारणा कमलेश्वर ने की। 1974 में इसका दौर शुरू हुआ। इस कहानी के पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते थे। इसके खूबियों की प्रशंसा भी की गई तथा आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। शैलेश मटियानी के अनुसार समानांतर कहानी और समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद और हानिकारक आंदोलन माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उपशीर्षकों के रूप में सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी भी हमारे सामने आती है। सक्रिय कहानी की अवधारणा राकेश वत्स के द्वारा की गई। इनके अनुसार सक्रिय कहानी का अर्थ है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय और जनवादी कहानी एक ही बिंदु पर निकट है और वह है व्यवस्था विरोध। दोनों सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध हैं और इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत से कहानीकारों ने इन सबसे दूर रहते हुए भी सार्थक सृजन किया। कहानी आज भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वह भाषा, भाव व शिल्प की दृष्टि से कहानी में नवीनतम प्रयोग हो रहे हैं, परंतु इन्हें आंदोलन का नाम नहीं दिया जा सकता। आज की कहानी को हम 21वीं सदी की कहानी का नाम दे सकते हैं। तो छात्राओं, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने जब हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बात की, तो हमने 4 भागों में विभाजित करते हुए कहानी की विकास यात्रा को समझा और उसके बाद हमने देखा कि हमने किस प्रकार उपशीर्षकों के रूप में भी जो जन क्रांति कहानी में आई थी उसको भी देखा और उसके बारे में भी विचार विमर्श किया। आप लोग सब इस वीडियो को देखें, समझें और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसके बारे में पुनः पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।